नमस्कार। दुनिया एक बड़ी तबाही के मुहाने पर खड़ी है और बहुत मुमकिन है कि अगले कुछ घंटों में आपको वो तबाही देखनी पड़े जो शायद 1945 के बाद पहली बार नजर आए। पूरी दुनिया हिल सकती है, दहल सकती है, एक बड़ा कोहराम मच सकता है, बड़े पैमाने पर लोग मारे जा सकते हैं। इस दुनिया का कोई भी कोना कुछ ही सेकंड के भीतर राख हो सकता है। यह बात मैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हवाले से कह रहा हूँ। उन्होंने यूक्रेन के हमले के बाद, आपको पता है कि यूक्रेन ने रूस के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। उस हमले में रूस के 40 विमान, फाइटर जेट्स और टीयू सीरीज के जेट्स जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करते हैं, बहुत दूर तक जाकर के मारते हैं, वो सब बर्बाद हुए हैं। और यह ड्रोन हमला था। इसके बाद दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत अब कहाँ आ गई है, इसका अंदाजा आप लगाइए कि पुतिन ने बाकायदा बयान दिया है और कहा है कि अब हम वो बम चलाएंगे जिन बमों में सूरज की गर्मी होती है, हम राख कर देंगे। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को इस बात का अंदाजा पहली बार होगा कि दूसरों के हाथ की कठपुतली बनने का नतीजा क्या होता है, अंजाम क्या होता है। हाँ, हम बम गिराएँगे, हम कैन्ज़ल मिसाइल जो है, जो 5 मैक की रफ़्तार से चलती है, इनकी आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा रफ़्तार से चलती है और वो जहाँ भी गिरेगी और वॉरहेड जो हमारा न्यूक्लियर होगा, वो वॉरहेड वहाँ 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पैदा करेगा, राख कर देंगे सेकंड भर में। हम टारगेट तय कर रहे हैं। ये यूक्रेन के बाहर भी हो सकता है। यह बयान जो है दुनिया में एक बड़ी तबाही और तीसरे विश्व युद्ध का आधार है, उस तरफ इशारा कर रहा है। इसलिए इस नाजुक मोड़ पर और इस बहुत ही खतरनाक बयान पुतिन के ज़रिए दिया गया है, इसको समझने के लिए हमने सुमित पीर को जोड़ा है। और सुमित तो बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर समझते हैं। खास करके इन 3 वर्षों का जो युद्ध रहा है यूक्रेन और रूस का, उसमें लगातार सुमित से मेरी बातचीत होती रही है। सुमित, ये एक बड़ी तबाही, मैं कल भी कहीं कह रहा था कि ये सीधे-सीधे स्वाभिमान पर चोट है पुतिन के। नुकसान छोटा या बड़ा मतलब नहीं है। 4000 किलोमीटर रूस के भीतर जाकर के आपने कोहराम मचाया, उनके विमान तबाह किए और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि शानदार, ज़बरदस्त अटैक हमारा रहा है। यानी कि हमने ओन भी कर लिया। जी। पुतिन का जो ताज़ा बयान है मैंने आपको सुनाया। आपको अब दुनिया किस तरफ जाती हुई दिख रही है? सबसे पहले तो राणा जी आपको सभी दर्शकों को नमस्कार, शो पे बुलाने के लिए बहुत साधुवाद। तो जहाँ शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जो ये घटना है, ये एक ऐसी घटना है इसमें आपने हर लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया है, हर रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। क्योंकि साइबेरिया और ये जो इनके फॉरवर्ड बेसिस थे, जहाँ ये TU-22 या TU-95 या TU-22M जो हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज बॉम्बर से रखते थे, ये माना जाता था साइबेरिया का क्षेत्र, और ये बॉम्बर्स दुनिया की पहुंच से दूर है। आपकी बात, जो अटैक किया गया है, ये किया गया कि कुछ ड्रोन्स को रशिया में इन्फिल्ट्रेट कराया गया, हुँ, एक ट्रक लाई गई, ट्रक में उनको लाद दिया गया, लकड़ी की केसिंग में बाकायदा। ट्रक एयरबेस के पास जाता, उसका ऊपर का वो कंटेनर का दरवाजा सा खुल जाता, एक एक करके ड्रोन निकलता है। और एफपीवी ड्रोन्स का यूज किया गया, इनके एफपीवी, इनके फर्स्ट पर्सन विजन। एक ड्रोन पहले आंखों का काम करता, बाकी उसके पीछे आते हैं, नहीं तो आपने ड्रोन को छोड़ दिया, फिर आप कंट्रोल हुँ, नहीं कर पाते। तो एफपीवी हुँ, ड्रोन के माध्यम से साइमल्टेनियसली 4 से 5 बेसों पे आपने लगातार हमले किए। कोई 4000 किलोमीटर दूर है, कोई 800, कोई 900 किलोमीटर दूर। और आपने 2-1 मिनट में, 1-2 मिनट में, जब रशियंस के पास कोई मौका नहीं था रिएक्ट करने का, आपका क्लेम है, यूक्रेन का क्लेम है 41 ये लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स। आपका क्लेम है कि हमने उनके कुछ न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी संभवतः ध्वस्त किया है। और हमारा जो नुकसान हमने किया, जो यूक्रेन कहता है $7 बिलियन का है, और 34% रशिया की मारक क्षमता को ध्वस्त कर दिया। और एक A-50 जो इनका आइज इन द स्काई है, बड़ा हुँ। जबरदस्त है, उसको भी हमने ध्वस्त कर दिया। ये बहुत बड़ी चोट है। यूक्रेन का दावा। हाँ, यूक्रेन की, और ये बहुत बड़ी चोट है। और सबसे विडंबना वाली बात यह है राणा जी, कि ये जो अटैक हुआ है साइबेरिया में, जहां सबसे घातक अटैक हुआ है, जिसके वीडियो भी हमने देखे हैं, उससे एफएसबी का हेडक्वार्टर शायद कुछ ही मीटर दूर था। तो रशियन इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर के साथ बेस है, बेस में अटैक होता, ट्रक आता, खुलता, दबादब ड्रोन गलते हैं, रशियन इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर साथ है। और सवाल ये है, आज आपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को अटैक किया, तो कल को न्यूक्लियर आर्सेनल भी तो वहीं कहीं है ना। देखिए, हुँ, अगर न्यूक्लियर बॉम्बर है तो आर्सेनल भी आसपास ही है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। क्या, अगर ये न्यूक्लियर बॉम्बर पे सेंध लगाएगी, कल को न्यूक्लियर आर्सेनल पे भी सेंध लग सकती है। तो पुतिन के पास अब
ताबड़तोड़ एक्शन के सिवा कोई विकल्प नहीं। और उसमें यूक्रेन कहता है कि मैंने 18 महीने से तैयारी की है। सवाल ये है राणा जी, इतना अटैक यूक्रेन की औकात ही नहीं। इसमें नेटो मिला है, इसमें यूरोप के देश मिले हैं, इसमें अन्य शक्तियां मिली, इसमें डीप स्टेट का हाथ भी हो अब सुमित सकता है। आता हूं, मैं यही आ रहा था। सुमित ने क्या कहा? सुमित ने कहा कि ये क्लेम करा यूक्रेन कि हमने अपने हमले में रूस की एयरफोर्स की माइट को बहुत हद तक डैमेज कर दिया है। जी। रूस की जो खुफिया एजेंसी होती है उसके बहुत नजदीक जाकर के हमने ये ब्लास्ट की हमले किए हैं। आपको सीधा सीधा हमने चैलेंज किया है। जी। रूस के भीतर साइबेरिया, आप समझ रहे हैं, रूस का मतलब यह है कि 1,71,000 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका, दुनिया का बड़ा देश, 32 लाख वर्ग किलोमीटर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से 6 गुना बड़ा देश, उस देश का जो सबसे दूर का इलाका साइबेरिया, वहां सबसे बड़ा धमाका, वहां सबसे बड़ा अटैक, यानी कि रूस के कोने कोने में, और उसको ओन करता है यूक्रेन। अब जो जहां सुमित कह रहे हैं कि ये यूक्रेन के बूते की बात नहीं है, यूक्रेन ये कर ही नहीं सकता है, तो सुमित फिर कहां कौन देश हो सकते हैं? नेटो कंट्रीज होंगे, लेकिन कौन से कंट्रीज? देखिए, इसमें राणा जी जो शक जाता है सीधा सीधा यूके पे जाता है। इसमें कहीं ना कहीं जर्मनी को थोड़ी मिर्ची लगती थी। इसमें आपका स्पेन इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें आपका पोलैंड, और इसमें आपका ये रोमानिया जैसा देश की मदद से, क्योंकि अगर आपको ये अटैक करना है, आपको उसके आसपास के देश पकड़ने पड़ेंगे रशिया के। अगर ड्रोन स्मगल करना है, पहले बाजू के नेटो कंट्री में लाओगे, वहां से स्मगल करोगे। मैं मानता हूं ये रशिया में होने वाला सबसे बड़ा सबोटॉज है। इसे मैं रशियन ट्रोजन हॉर्स बोलूंगा। जैसे ट्रॉय में एक ट्रोजन, एक वो लकड़ी का घोड़ा अंदर घुसाया था और उसने तबाही मचा दी थी, तो रशिया को वैसे ही लांग दिया गया है, पर धोखे से और किसी की सबोटॉज के कारण। पर पुतिन को इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच सहना और इतना बड़ा नुकसान सहना, और पुतिन की हताशा देखिए, रशिया कुछ नहीं कर पाया। अब पुतिन का जो निशाना होगा, मैंने इसमें 10-12 चीजों का अध्ययन किया, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ कहाँ जा सकता है। पहला जो मेरा आइडिया, ये सब मेरे एनालिसिस है, ये मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इंटेल है नहीं, और हो भी नहीं सकती। पहला जो मेरा है उसमें मैं लेयर्ड आपको बता रहा हूँ, 10-11 स्टेप है। पहला, ये कीव और लारी, जो इनका कीव और इनका एक और शहर है लिविव, उस पर भयंकर हमला कर सकता पुतिन। भयंकर हमला मतलब 400-500,000 ड्रोनों से उसको नेस्तो नाबूद कर सकता, उसको बिल्कुल ग्राउंड पे ला सकता है। वेस्टर्न रशिया का फुल लॉकडाउन और मार्शल लॉ लगाना, क्योंकि ये सिक्योरिटी की ब्रीच वेस्टर्न रशिया में हुई सबसे बड़ी, तो लॉकडाउन करके मार्शल लॉ लगाना, पता लगाना। इसमें मुझे चेचेनों की मदद भी नजर आती है, क्योंकि अगर ये इतना बड़ा कांड रशिया में करना है, रशिया के अंदर पुतिन का कौन सा ऐसा विश्वसनीय पात्र है जो पुतिन के अगेंस्ट है और पुतिन के साथ भी? इसमें एक ही चेचेन हो सकते हैं। चेचेन, क्योंकि जितने भी पीछे इस्लामिस्टों के अटैक है उसके कहीं ना कहीं चेचेनों से तार जुड़ते हैं। पर पुतिन एक बड़ी लड़ाई में तो वो चुपचाप बैठे हैं, पर इसमें उनका हाथ हो सकता है। तीसरा, मुझे लगता है जो अब ये अपने टैक्टिकल न्यूक्स की मूवमेंट करेगा पुतिन, अटैक नहीं करेगा, पर अपने जहां पे न्यूक्लियर है उनको हिलाएगा डुलाएगा, ताकि दुनिया के सैटेलाइट उनको देखे और दुनिया का पसीना निकले। चलाना ना अलग की बात है, पर टैक्टिकल न्यूक्स की वारहेड जरूर कर सकता है। और ये जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन का, चौथा पॉइंट, इसमें सॉफ्ट ड्रोन्स के मदद करो, क्योंकि एनर्जी डाउन होते यूक्रेन की बत्ती गुल, मतलब पूरी एनर्जी पूरे ग्रिड को तबाह कर देगा। आप डाउन नहीं करेगा, तबाह करने का काम करेगा। उसके अलावा ये हो सकता है साइबर अटैक्स कर ले। साइबर अटैक से आपका टेलीफोन, आपका बैंकिंग, आपके पावर ग्रिड्स को इम्पैक्ट करना। यहाँ जब आप ये सब यूक्रेन में करोगे तो इसका असर जो आपको दिखेगा रोमानिया में भी दिखेगा, और इसका असर आपको कहीं ना कहीं पोलैंड में भी दिखेगा, क्योंकि आसपास वालों के भी तार जुड़ते हैं। उनकी मदद के बिना इतना बड़ा अटैक हो नहीं सकता। पुतिन के पास एक और हथियार है, घातक हथियार, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, न्यूक्लियर वेपन से भी खतरनाक, वो है नॉर्थ कोरिया का किम। अगर नॉर्थ कोरिया का किम को वो कुदवा दे, वो ऐसा देश है, दे हैव नथिंग टू लूज, तो उनसे आप युद्ध करके भी कुछ कर नहीं पाओगे। तो किम, अनगाइडेड मिसाइल की तरह। हाँ, वो अनगाइडेड मिसाइल, किम उसके हाथ में। इसके अलावा जो उसके विकल्प बनते हैं, मुझे लगता है कि जो ये आपका ब्लैक सी है, अगर ब्लैक सी का वो नेवल ब्लॉकेट कर ले, सर पूरे यूरोप और पूरे अफ्रीका की इकोनॉमी को पसीना आ जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका, ब्लैक सी का ब्लॉकेट कर लो, पूरे उनको पसीना आ जाएगा। उसके अलावा जो जेलेंस्की का कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए जेलेंस्की, उसके नीचे 4 बंदे, 2 है, फिर ये जैसे इजराइल करता है, एक एक कमांड एंड कंट्रोल चेन को पूरा उड़ा देता है। जेलेंस्की और उसकी कमांड एंड कंट्रोल चेन 100% निशाने पे होगी, अब कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है कि इसके अलावा नेटो को यूक्रेन का अलाई डिक्लेयर कर सकता है, और नेटो को फ्रेंडली वॉर में फंसाने का या नेटो पे एक्शन का खींचने का। हाँ, जिसमें ये यूरोप के देश आते हैं वो, और जो पुतिन पहले से कहते थे ओर्शनिक,
ओर्शनिक जो वेपन है इसके पास 500 करीब रखे, मैक 10 की स्पीड है। ये ब्रसेल्स तक पहुंचेगा 3 मिनट में, ये पहुंचेगा सर फ्रांस तक 12 मिनट में, जर्मनी तक 11-12 मिनट में, और ये यूके पहुंचेगा 17 मिनट में। मैक 10 की स्पीड है। दुनिया में ऐसा कोई मिसाइल शील्ड नहीं है जो ओशनिक को इंटरसेप्ट कर सकता। ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन दोनों कैरी करेगा। ये MIRV है, तो मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड से कन्वेंशनल वॉरहेड्स को कैरी करके जा सकता है। ऐसा माना जाता है एक ओशनिक एक कंट्री को बर्बाद करने के लिए काफी है। अगर ओशनिक का यूज हुआ, जो पुतिन के पास 500 रखे हैं, न यूरोप न अमेरिका, किसी के पास उसका कोई काट नहीं है। भगवान न करे अगर ऐसा होगा तो यूरोप में एक भयंकर तबाही हो सकती है। सुमित, मैं दर्शकों के साथ एक बार 2 मिनट जुड़ना चाहता हूँ। सुमित जो चर्चा कर रहे हैं, दरअसल हम दुनिया की अभी इस वक्त की सबसे चिंताजनक और डरावनी खबर पर चर्चा कर रहे हैं। और सुमित ये कह रहे हैं कि जो ओशनिक वॉरहेड्स हैं वो बड़ी तादाद में पुतिन के पास हैं, और वो 10 मैक की रफ्तार से, यानी कि आवाज की जो गति होती है उससे 10 गुना ज्यादा रफ्तार से जाती हैं। और जहां भी वॉरहेड्स गिरते हैं उसके बाद वो सूरज का जो तापमान होता है 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उससे कहीं ज्यादा का वो पैदा करते हैं, यानी कि सेकेंड भर में सब कुछ राख हो सकता है। और पुतिन के कुछ बयान में आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि सूर्य के तापमान तक पहुंचने वाले वॉरहेड से हमला करेंगे। ऑर्शनिक वॉरहेड्स हमारे पास हैं, दुनिया को पता होना चाहिए। यूक्रेन की सीमाओं से परे जाकर के हमला कर सकते हैं। जेलेंस्की को यह समझ में आया कि दूसरे देशों का कठपुतली बनने का नतीजा क्या होता है। ये चेतावनी नहीं है, ये सच्चाई है। हम सिर्फ लक्ष्य चुन रहे हैं, इसलिए स्थिति बहुत खतरनाक है, नाजुक है। सुमित कह रहे हैं कि कोई भी हो सकता है, वो ब्रिटेन हो सकता है, फ्रांस हो सकता है, जर्मनी हो सकता है, पोलैंड हो सकता है, ये तमाम देश हैं। लेकिन सुमित, मेरा एक सवाल है, जी सर। कोई भी हो, लेकिन पुतिन किसी भी कंट्री को टारगेट करते हैं तो नेटो कंट्री पे हुआ हमला माना जाएगा। नेटो का जो अपना संविधान है, जो उनका अपना विधान है, वो कहता है कि एक देश पर हमला का मतलब है नेटो के किसी भी देश पर हमला। तो ये 30 देशों का जो पूरा मोर्चा है, ये अचानक रूस के खिलाफ खड़ा होगा, फिर स्थिति और भयानक हो सकती है। जी देखिए, ये विश्व युद्ध 3 की बिल्कुल परिस्थिति बनेगी। मैं आपको राणा जी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा अभी डिमित्री मेडलॉफ की तरफ। जब पीछे पुतिन थोड़ा पूछिए, जब ट्रम्प थोड़ा बड़बोले हो रहे थे, उन्होंने कहा जी ये पुतिन को बड़ा वो क्रूर हो गया है, ही हैज गॉन क्रेजी एंड ऑल दैट। तब डिमित्री मेडलॉफ का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था भाई ट्रम्प साहब जरा आप बात को संयमित रखें, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें। अगर आप पुतिन को ऐसा बोलेंगे तो एक तीसरा विश्व युद्ध शुरू तीसरा युद्ध भी हो सकता है, जो हम नहीं चाहते। ये 2-3 दिन पहले की बात है, 2-5 दिन पहले की। और अब ये जो ज़ेलेंस्की ने हरकत की है या करवाई गई है, इससे नेटो के पास 2 ही विकल्प होंगे। देखिए, रशिया के पास न्यूक्लियर पावर है, नेटो के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। आप मान लीजिए रशिया पे न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर भी नहीं है। अगर किसी ने नेटो को न्यूक्लियर वेपन दे भी दिया, देने वाला 2 ही है, या तो अमेरिका है या इंग्लैंड है। अगर अमेरिका या इंग्लैंड ने उसको न्यूक्लियर वेपन दे दिया, फ्रांस ने दे दिया, तो उसका रिपरकशन उन पे वापस आएगा। तो क्या अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस एक न्यूक्लियर युद्ध में जाएगा? अपनी कंट्री को न्यूक्लियर युद्ध में रखेगा? नहीं रखेगा। तो पुतिन के पास एक बहुत अच्छा तरीका है, ब्लैक सी का ब्लॉकेट करो, ज़ेलेंस्की की कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर उड़ाओ, और ओशनिक से इनके मेन नॉन न्यूक्लियर ऑप्शन से इनके मेन चीजों को उड़ाओ, और न्यूक्लियर ऑप्शन का कार्ड खोल के रखो। उससे क्या होगा, कोई इनके लफड़े में पड़ेगा नहीं। नेटो में ट्रम्प का इंटरेस्ट है नहीं, वो ऑलरेडी कह रहे भाई मैं नेटो से तो मेरी हाथ जोड़ लो, तुम पैसे वैसे देते नहीं और मैं से काम कराओ तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। जब इतनी बड़ी रशिया के साथ डायरेक्ट टकराव की परिस्थिति बनेगी राणा जी, चार्टर फाइल गया तेल लेने, कोई इस पंगे में नहीं पड़ेगा। क्योंकि रशिया के पास एक चीज मैं आपको बता दूं, समथिंग कॉल्ड डेड मैन स्विच। डेड मैन स्विच का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर रशिया पे आपने मान लीजिए 1 सेकंड में हजारों न्यूक्लियर मिसाइलें डाल दी और रशिया खत्म, 1 सेकंड में खत्म हो गया मान लीजिए, अब जो धरती कांपेगी, जो रेडियोएक्टिविटी आएगी, और कई सारे पैरामीटर्स को देखते हुए डेड मैन स्विच एक्टिवेट होगा। उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। रशिया में अभी कई सौ साइलोज में कई सौ न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जिनके निशाने तय हैं। वो मिसाइल्स बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के फायर होकर शुरू होंगी। और उसमें अमेरिका भी हो सकता, उसमें इंग्लैंड भी, उसमें कोई भी हो सकता है। तो ये मिसाइलें अगर रशिया खत्म तो कई सौ न्यूक्लियर मिसाइलें या 1000 निकलेंगी ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। कोई नहीं, इसे कहते हैं डेड मैन स्विच। अगर रशिया गया तो दुनिया 100% जाएगी, इसलिए रशिया कभी नहीं जा सकता। इसलिए अमेरिका भी रशिया से कभी डायरेक्ट पंगा नहीं लेता, क्योंकि उसका मतलब है मैड, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। सवाल ये है कि ये कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति चाहते हैं?
जो रशिया यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि उन पे गाज नहीं, इसमें मेरा कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट शक चाइना पे भी जाता है, क्योंकि जितना ये रशिया यूक्रेन बढ़ेगा, जितना इसराइल हमास बढ़ेगा, उतना ईरान और उतना ही चाइना सेफ रहेगा। और चाइना की जो इकोनॉमी आप देख रहे हो, जो शी जिनपिंग की भी हालत है बहुत खराब है। परिप्रेक्ष्य में ज़ेलेंस्की से काम करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। डीप स्टेट है जो चाहता कि युद्ध हो, युद्ध बढ़े, और अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्री है जो चाहती कि युद्ध बढ़े और चीज़ों का नाश हो। और अगर आप मैं ट्रम्प का आपको पीछे बोलूँ राणा जी, ट्रम्प कह रहे थे कि अभी लगभग 5,000 लोग एक हफ्ते में यूक्रेन में मरते हैं सर, 5,000 लोग एक हफ्ते में। अब इसके बाद अगर यूक्रेन पे गाज गिरी तो यूक्रेन में बचेगा क्या? और यूक्रेन में अगर कुछ नहीं बचा तो एक चीज़ और नुकसान होगी। दुनिया का अभी करीब 30 से 40% गेहूं रशिया और यूक्रेन से आता है और 40% दुनिया का फूड भारत कंट्रोल करता है अभी। अगर रशिया और यूक्रेन में स्थितियां अनुकूल हो गई, बिल्कुल विपरीत हो गई, तो दुनिया में एक फूड शॉर्टेज बिल्कुल आपको सामने है। अगर न्यूक्लियर से बचे तो पापी पेट से कैसे बचिएगा? जो न्यूक्लियर से बच सुमित, जहां है आप ये समझिए कि दुनिया किसी भी हिस्से में, और खास करके जब रूस जैसा देश शामिल हो जाए, युद्ध हो जाए, तो फिर सप्लाई चेन भयानक तरीके से डिस्टर्ब होता है, और आज की तारीख में है। तो आपके घर में जो साजो सामान है वो सभी महंगे होंगे, क्राइसिस संकट बढ़ेगा, और ये सब जगह होगा। अब जब स्थिति ऐसी आ गई है कि परमाणु युद्ध हो सकता है, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, और पुतिन वैसे तेवर के नेता हैं जो चुप नहीं बैठ सकते। उन्होंने कह दिया कि हम मारेंगे तो मारेंगे। हम टारगेट तय कर रहे हैं, वो यूक्रेन हो सकता है, यूक्रेन के बाहर हो सकता है, यूक्रेन के बाहर कोई भी देश होता है। अगर नेटो कंट्री है तो फिर नेटो कंट्रीज मिलकर के रूस के खिलाफ लड़ेंगे। और सुमित कह रहे हैं कि अगर आपने रूस को तबाह भी कर दिया तो कई साइलोज में, कई हिस्सों में बहुत सारे एटॉमिक बम जो है ना, उनके वॉर हेड्स है ना, वो तैयार हैं, निकलेंगे और जाकर के जिन जिन देशों को टारगेट पर रखा गया पहले से, वहां जाकर के गिरेंगे और तबाही आएगी। दुनिया विनाश के मुहाने पर खड़ी है। सुमित, दो बातें कर, रूस जो है, जब आप नक्शे पर जाएंगे तो कैस्पियन सी और ब्लैक सी, इन दोनों के बीच में फैला हुआ बहुत बड़ा देश है। और ब्लैक सी को सुमित कह रहे हैं कि अगर हम लॉक कर देते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज के सारे जो सप्लाई चेन्स है ना, वो ब्लैक सी है, जान है, हार्ट समझिए, हार्ट आपने उसको रोक लिया है। ये सुमित मुझे लगता है कि बहुत ही वायबल ऑप्शन है पुतिन के सामने। लेकिन वो मानेंगे जब आपने मेरे विमान तोड़े हैं, जब हमारे घर में घुस करके आपने गोले बरसाए हैं, जब मेरी खुफिया एजेंसी के पास जाकर के आपने हमला किया है, मेरा जो एरियल प्रोटेक्शन था उसको आपने ध्वस्त किया है, तोड़ा है, तो लाजमी है कि हम बताएंगे। तो वो तुरंत कुछ ना कुछ करना चाहेंगे कि दुनिया को मैसेज जाए, और वो तुरंत जो भी करेंगे वो छोटा नहीं करेंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने राणा जी। देखिए, आप इसकी परिकल्पना कीजिए जो हमारे साथ पहलगाम में हुआ। बिल्कुल कुछ वैसा ही है, दुखती रग को छेड़ दिया है आपने और आपने दिल के तारों को हिला दिया है। अब विध्वंस होगा, ये निश्चित बात है। अब ये कैसे करेंगे? क्या पहले ब्लैक सी का ब्लॉकेड किया जाए, उसके बाद ओर्शनिक वॉरहेड से इन कंट्रियों को सबक सिखाया जाए? क्या कीव की जो पावर ग्रिड है, जो उनका जो भी टेलीकॉम है, बैंकिंग, उसको पूरा बर्बाद किया जाए? क्या ज़ेलेंस्की को टारगेट किया जाए? क्योंकि ज़ेलेंस्की अब एक लेजिटिमेट टारगेट बनता है। उसने खुद बोला हमने ये किया है। क्योंकि अब ये मार्को रूबियो को लवरोव का फ़ोन जाना और इस हमले के बारे में बताना, अब ट्रम्प भी बीच में नहीं आएँगे, क्योंकि अब ट्रम्प बीच में नहीं आने वाले। इस हमले के बाद ट्रम्प बीच में नहीं आएँगे, क्योंकि सवाल पुतिन एक ही चीज़ बोलेंगे, भाई अगर मेरे न्यूक्लियर लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स को आपने अटैक किया तो उसी के आस-पास तो न्यूक्लियर आर्सेनल रखा था। अगर कल को उसको भी अटैक किया तो हम जाएँगे कहाँ? आपने न्यूक्लियर हमारी पेरिफेरी पे अटैक किया है, तो मैं इसको बोलूंगा अटैक ऑन न्यूक्लियर पेरिफेरी, जिसको पुतिन हल्के में नहीं लेगा। ट्रम्प यहाँ इंटरवीन नहीं करेंगे, बिकॉज ट्रम्प कभी भी रशिया के साथ एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहेंगे। यूरोप की तो वाट लग गई है सर। यूरोप में अभी जो सरफिरे नेता जैसे कियर स्टामर आया, जो इस्लामिस्टों के दम पे चलता है और कम्युनिस्टों के दम पे चलता है, इसने यूके की वाट लगवा दी है। और आप देखिए फ्रांस में भी आपने देखा, भी मैक्रोन साहब को थप्पड़ लग गया जहाज में। ये स्पेन वाले कह रहे जी इजराइल का एम्बार्गो कर दो, आर्म्स एम्बार्गो कर दो, तो जर्मनी वालों के भी सुर कुछ उल्टे सीधे आते हैं। माइनस इटली, जो बड़ी कंट्री है माइनस इटली, वहां किसी में भी सैनिटी नहीं है कि किसी में भी एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट नहीं है, सब में लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट्स है। अभी मैक्रोन का देखिए, ये भी इस्लामिस्टों और लेफ्ट लीनिंग पार्टियों के चक्कर में खड़ा है। अगर ये मेरी ली पेन के आज
उसकी मदद से खड़ा होता, तो आज फ्रांस का रुख दूसरा देखते, फ्रांस के तेवर दूसरे देखते। और फ्रांस ने तो अभी ये भी कहा है कि मैं यूनाइटेड नेशंस में जून में जाऊंगा और पैलेस्टीन को एज कंट्री रिकॉग्नाइज करूंगा। तो यहाँ परिस्थितियां इतनी भयंकर हो रही है। और आज अभी मैं देख रहा था आपके शो से पहले, अरे यहाँ सऊदी अरबिया ने सीधे सीधे आज धमकी दे दी अमेरिका को, देखो जी जॉर्डन में जो आज मीटिंग हुई, कह रहा जो पैलेस्तीन में हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया फिर वो अपने हाथ में स्थितियों को लेंगे। तो यहाँ ईरान के न्यूक्लियर बम बनने में कुछ हफ्ते बाकी है, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस भी कह रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा मैं डील करूंगा, कर भी सकता हूं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा भाई मेरे को तो एक लैब उड़ानी है, अब उसमें ये डिसाइड करना है कि लैब में टेक्नीशियन हो या ना हो, जो न्यूक्लियर लैब है मेरे को बर्बाद करनी है। अब तो डील होगी तो खाली लैब जाएगी, नहीं होगी तो लैब और टेक्नीशियन यानी कि इंजीनियर भी साथ में जाएंगे। यहाँ इजराइल कह रहा मेरे पास समय नहीं है आपके डील करने का, क्योंकि अगर उसने एक बार बम बना लिया साहब मेरे पास नहीं है। और खबर तो ये भी आई थी उनके पास इतना मसाला भी, राणा जी, 10 टैक्टिकल वॉरहेड्स ईरान कभी भी बना सकता है, कभी भी। तो मतलब यहाँ सारी स्थितियों का समीक्षा करें तो एक भयंकर परिस्थिति हो रही है। यहाँ कई सारे वॉर के थिएटर खुल रहे हैं। और बाय द वे हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी हमने ऑपरेशन एक और किया था, कौन सा था, सेफगार्ड, मुझे याद नहीं नाम, सेफगार्ड किया था हमने 2 दिन पहले। तो उसमें हमने अपनी चीजों को और दुरुस्त और मजबूत किया है। तो आप इंडिया पाकिस्तान की बात करें, आप इजराइल ईरान की बात करें, इजराइल अमेरिका की बात करें, रशिया यूक्रेन की बात करें, अजरबैजान आर्मीनिया और ताइवान और चाइना, 5 क्षेत्र आपके एज ऑन डेट एक्टिव हैं। और इनमें से हर एक में एक्सेप्ट 2, अजरबैजान और आर्मीनिया एक्सेप्ट 2, उनमें से हर एक में न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनने की क्षमता है, 4 में न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनने की क्षमता है। तो ये जो हम अभी देख रहे हैं ग्रह दशाओं के हिसाब से भी देखें तो मंगल काफी भारी लग रहे हैं और विश्व की परिस्थिति काफी डरावनी लग रही है। यहाँ में किसी से भी गलती हो गई और विश्व युद्ध नंबर 1 याद कीजिए सर, यूरोप के कारण ही वो युद्ध हुआ था और यूरोपियन युद्ध करा था। और ये बिल्कुल उसी चाल डाल पे पहुंच गए, बिल्कुल वैसे ही पैंतरे चल रहे हैं। और ये कब कहाँ गाज गिरा दे और किससे कब कहाँ गलती हो जाए, सर ये तो एक बार शुरू करने की देर है ना। शुरू तो आप कभी भी कर लो, खत्म आपके हाथ में नहीं होता कभी भी। अब सुमित का कहना ये सुमित ने रैप जो किया है उसमें दुनिया की तस्वीर आपको दिख रही होगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया जब भी जंग में आई तो वो एक तरफ था। फाकलैंड वॉर था तो वो अर्जेंटीना इंग्लैंड के बीच में था, इराक ईरान का वॉर था, या फिर जो गल्फ के वॉर था उसमें अमेरिका आया हुआ था। अभी 5-7 मोर्चे खुले, हिंदुस्तान अपने लिए लगातार ऑपरेशन सिंदूर ऑन किए हुए हैं। चाइना, ताइवान, इजराइल और ईरान, अमेरिका, नेटो, यूक्रेन और रूस। तो ये सारा मोर्चा जो है अचानक खुला पड़ा है और दुनिया बड़ी तबाही और बड़ी युद्ध के मुहाने पर है। एक सवाल मेरा उसमें आखिर में है जी सर, क्योंकि आपने नॉर्थ कोरिया का जिक्र किया। नॉर्थ कोरिया एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है पुतिन के लिए और उसका इस्तेमाल वो अपने मनमाफिक जैसे चाहे कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया के इन देशों जो वेस्टर्न कंट्रीज कहे जाते हैं, इनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? पुतिन क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्थ कोरिया का? सर पुतिन अगर चाहे तो नॉर्थ कोरिया से वो हरकत करवा सकता है जो आज तक किसी ने नहीं करवाई है। उसको कुछ नहीं करना, उसको 2-3 न्यूक्लियर मिसाइलें अपनी एडवर्सरियों के आसपास गिरवानी है। उससे उनका स्टॉक मार्केट, उनकी इकोनॉमी, उनका पोर्ट सब हिल जाएगा, सब टूटता हुआ नजर आएगा। और जैसे पुतिन, जैसे अभी उसने पीछे बुलवाया था नॉर्थ कोरिया ने, जो अमेरिका ये जो गोल्डन डोम बना रहा है, कह रहा है इससे वॉर होगी। मतलब उसका लेना देना कुछ नहीं, और कह रहा है नॉर्थ कोरिया ऐसी कंट्री है जिसको आप हिला नहीं सकते और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम इरिवर्सिबल है, बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज। उनके पास कुछ खोने को है ही नहीं, तो उनका करोगे क्या? हाँ। और आजकल वो पुतिन के संरक्षण में है, आजकल पुतिन के चीजों में है। और जो नेटो की कंट्री वल्नरेबल है, जो नेटो के एसेट्स वल्नरेबल है, उनको वो इस क्षेत्र में कोरिया से धमकी दिलवा सकता है। नॉर्थ कोरिया से, मतलब नेटो के पार्टनर यहाँ जो क्षेत्र उसके वल्नरेबल है, यहाँ से धमकी दिलवा सकता। तो मतलब कह रहा अगर मेरे को वहां छेड़ोगे तो तुम्हारे भाई यहाँ छेड़े जाएंगे। पहली बात हमारी है कि हमारा पहलगाम में खून बहेगा तो पंजाब में सूखा पड़ेगा, वो वाली परिस्थिति है। अगर वहां मेरे को छेड़ा तो असर बेटा एशिया में क्या अफ्रीका में भी दिखेगा आपको, साउथ एशिया तक में दिखा सकता हूँ मैं अपना जलवा। क्योंकि अभी जो किम है उसके हाथ में पूरा, किम से जो कहेगा वो करेगा। और किम को दवाइयों की बात करे, अय्याशी की बात करे, गाड़ियों की बात करे, फूड की, हर चीज रशिया से आ रही है आजकल, रशिया, और इवन टेक्नोलॉजी उसके रशिया से आ रही है। तो ऐसे में
किम बिल्कुल एंडेटेड है, पहले वो चाइना का गुलाम होता था, आजकल के डेट में पुतिन का गुलाम है और ये ऐसा गुलाम है, बोलिए मेरे आका क्या करना है, वो वाला गुलाम क्या है। करना है, बिल्कुल सही है। तो ये ऐसा विताल है जो कभी भी किसी का सर काट सकता है पुतिन के बिल्कुल। कहने पर। युद्ध में होने के बाद भी हुँ, नॉर्थ कोरिया का हर हाल में ख्याल पुतिन ने रखा, और शायद इसीलिए कि वो कभी भी दुनिया के खिलाफ नॉर्थ कोरिया का इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हैं, बिना खुद उस जंग में आए। लेकिन आत्मनिर्भर है। आज की तारीख में पुतिन का जो तेवर है, पुतिन के देश रूस के ऊपर जो हमला हुआ है, अब तक का सबसे बड़ा हमला, पिछले 3 साल का यूक्रेन की तरफ से सबसे बड़ा हमला, उसका बदला पुतिन कैसे लेंगे, यह सोच करके दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में तरह-तरह की चर्चाएँ चल रही हैं। डर सब जगह है, दहशत सब जगह है, चिंता सब जगह है, और कई देश राजनयिक, कूटनीतिक मोर्चे पर इसको सुलझाने, निपटाने और पुतिन को समझाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। लेकिन यह जो हालात हैं, किस तरफ जाते हैं, जैसे-जैसे डेवलपमेंट्स होते रहेंगे, हम आपसे जुड़ते रहेंगे। और अ, सुमित जब बोलते हैं तो आपको लगता होगा कि हाँ, एक एक बड़ी तस्वीर आपके सामने आ रही है, बहुत साफ-सुथरी। और मैं कोशिश करूँगा सुमित से जब भी उनके लिए संभव होगा, उनको जोड़ूँ और ये चर्चा आगे भी आपके सामने रखूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सुमित। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, जय सिया राम, राधे राधे। थैंक यू।